बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। कुछ अहम तरीन हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं, गौर से सुनने वाले हैं। आप भी सुनिए और हमारी मोहतरम एस्टेब्लिशमेंट वो भी सुने, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, क्योंकि एक बहुत प्रोजेक्ट तैयार किया गया था। एक तो प्रोजेक्ट है क्रश इमरान खान, क्रश पीटीआई, और इमरान खान साहब को सफ़ाए हस्ती से, सियासी मैदान से उन्होंने कहा कि रिमूव कर दिया जाए जी, उनका नाम लेवा कोई ना हो। उनको उठा के जेल में डाला हुआ है और फेंका हुआ है। उनकी पूरी पार्टी को क्रश करने का प्रोग्राम है और वो चल रहा है। इसको तो एक साइड पे रखें। दूसरा, उनके मुतबादिल नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज, उस मुर्दा घोड़े में दोबारा जान डालने की कोशिश की जा रही है। आखिरी कार्ड नवाज शरीफ साहब का था और सब कुछ तमाम कार्ड खेल दिए गए। आखिरी कार्ड बचा और वो था पॉलिटिकल कार्ड, तुरुप का पत्ता। नवाज शरीफ साहब को वापस लाया गया और जिस तरीके से लाया गया वो पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान भर ने देखा कि उनको एक एजाज के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, सिक्योरिटी के साथ और इज्जत एहतराम के साथ पूरे का पूरा रियासती मशीनरी उनके सामने लेटी हुई थी। और जो ताकतवर तरीन स्टैब्लिशमेंट जिसे समझा जाता है, वो भी कल हमने रेत का ढेर, रेत की दीवार साबित हुई और वो भी सब के सब नवाज शरीफ साहब के सामने बह गए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का वापस आना और इस तरीके से वापस आना और पूरे के पूरे सिस्टम को मिलिया मेट करके आना, ये आज खुद एक मैसेज था कि जनाब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और ये ज़रूरी नहीं होता कि एस्टेब्लिशमेंट किसी पे क्रॉस लगा दे तो उसका मतलब है क्रॉस लग गया। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने साबित किया है कि नहीं जनाब, ये क्रॉस जो है वो आप नहीं लगा सकते। आपने मेरे पे कई दफ़ा क्रॉस लगाया और मैं कई दफ़ा वापस आया, इसलिए अब मैं फिर वापस आ गया हूँ। तो ये सिचुएशन है, ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन नवाज शरीफ साहब को वापस तो ले आए, तो क्या उनकी जो रीलॉन्चिंग थी, उनकी जो तकरीब रूनुमाई, दोबारा असर-ए-नौ तकरीब रूनुमाई की गई, क्या उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज, उस मुर्दा घोड़े में जान पड़ गई? क्या उनको इख्तदार दिया जा सकता है? क्या इख्तदार उनको दिलवाया जा सकता है? क्या उनको इलेक्शन जितवाया जा सकता है? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि इत्तलाआत ये हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर सरकारी हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद, सरकारी वसाइल और सरकारी सपोर्ट के बावजूद वो जलसा जो है वो कामयाब नहीं हो सका। और क्योंकि हक़ाइक़ जो है, एक होती है कैमरे की आंख, एक होती है ग्राउंड रियलिटी, ज़मीनी हक़ाइक़। वो जो रिपोर्ट्स आई हैं वो रिपोर्ट्स बड़ी ही हैरान कुन हैं। और एक तो फौरी तौर पे एक आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये सरकार की नहीं है। सरकार ने क्या रिपोर्ट दी, स्पेशल ब्रांच ने क्या दी, और यानी कि पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच होती है, सिविल साइड होती है, मुकम्मल तौर पे निगरान हुकूमत के कंट्रोल में, आईजी के नीचे होती है। तो स्पेशल ब्रांच जो है उसने क्या रिजल्ट दिया, आईबी ने क्या रिपोर्ट दी, एमआई ने क्या कहा, एमआई ने क्या कहा, और बाकी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इदारा है, पब्लिक पॉलिसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप चले जाएं तो वो क्या कहता है पहले वो सुन लें। उसके बाद मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र है। उसमें यह किया गया कि नून लीग का मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे के कुछ हक़ाइक़ उन्होंने सामने रखे। उन्होंने कहा जी, जलसे में लाहौर से कम और बाकी अजला से ज्यादा लोग शरीक हुए और ज्यादातर लोग पार्टी के बजाय उम्मीदवारों के धड़ों के थे। ये रिपोर्ट है। और जलसे के लिए नून लीग को डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज यानी कि पुलिस और सरकारी मुलाजमीन का मुकम्मल ताउन हासिल था। और मिडिल क्लास फैमिलीज, तलबा और तालिबात और खवातीन की शिरकत कम थी। और स्टेज के साथ क्राउड की कनेक्टिविटी दरमियाने दर्जे की थी। ये भी उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया। क्राउड और स्टेज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, कोई जज्बाती लगाव नहीं था, और ऐसे था जैसे डेड क्राउड है। क्राउड कोई और है और स्टेज पे कोई और लोग बैठे हैं, उनकी आपस में कोई केमिस्ट्री नहीं मिल रही थी। और जो एक होता है क्राउड चार्ज हो जाता है, नहीं हुआ। और ये था कनेक्टिविटी नहीं थी। ज्यादातर लोग मजदूर थे और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान के साथ वाबस्ता थे, और ज्यादातर लोग बसों पे लाए गए। और ये क्राउड में मरियम और शहबाज की निस्बत नवाज शरीफ से ज्यादा लगाव देखा गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि पढ़ी लिखी यूथ जलसा में इंतहाई कम थी। नवाज शरीफ साहब की तकरीर मुनासिब लेकिन अल्फाज में लो वोल्टेज पर थी जाहिर, और वोट को इज्जत दो के नारों और जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार की तनकीद के बगैर थी। नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान
ही लोगों ने जलसा गाह से बसों में जाना शुरू कर दिया और अब ये नवाज शरीफ और नून लीग पर इंहिसार करता है कि वो जलसा को लेकर आगे सियासत कैसे करते हैं। अब ये सारी की सारी रिपोर्ट है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स रखता हूं, क्योंकि स्पेशल ब्रांच क्या कह रही है? स्पेशल ब्रांच कह रही है कि 60 से 65,000 लोग थे। उसके बाद आईबी कहती है कि 45 से 50,000 लोग थे। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है। उसके बाद आ जाती है एमआई और आईएसआई और एमआई के जो फिगर्स हैं वो भी 40,000, 35 से 40,000, ये है नंबर्स। अब 35 से 40,000 और उधर 60 से 65,000, इनको हम अगर दरमियान में ले आए तो 45-50,000 है। 50,000 अगर आप 50,000 नंबर मान लें कि जी 50,000, तो अब जरा थोड़ा सा देखते हैं कि लाहौर नहीं निकला, क्योंकि जलसा और इस तरह की जो जलसे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कायद हैं, मुस्लिम लीग नवाज के सबसे बड़े हैं, पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर है, वोट बैंक सिर्फ उनका है, जितना भी है सिर्फ उनका है। शहबाज शरीफ साहब का कोई वोट बैंक नहीं है, हमजा शहबाज का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक या नवाज शरीफ साहब का या फिर उसके बाद मरियम साहिबा का। अब आते हैं, कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। सिर्फ लाहौर में कौमी असम्बली की 11 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हैं, 11 सीटें सिर्फ लाहौर में। और उनमें कौन कौन से नामवर लोग हैं? हमजा शहबाज तो सूबाई सीट थी। कौमी असम्बली में जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, अय्याज सादिक साहब हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, और उसके अलावा अली परवेज मलिक हैं, शाइस्ता मलिक हैं, ये नामवर लोग हैं। और रोहिल असगर हैं, खोखर फैमिली है। ये 7 सीटें तो वो हैं जो कि तगड़े लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज के। और ये 11 सीटें हैं कौमी असम्बली की जो कि नवाज शरीफ साहब पीएमएलएन की थी, 11 एमएनए। अब 11 एमएनए की अगर एवरेज भी लगाएं, एवरेज, और जो हारी हुई सीटें हैं वहां पे भी उनका वोट बैंक मौजूद है, तो 11 सीटों में अगर आप 80,000 की भी एवरेज लगाएं, 80,000 फी सीट लेके भी वो जीते हैं, तो ये भी 8,80,000 बनता है। और अगर बाकी भी मिला दें तो लाहौर में उनका वोट बैंक 10 लाख तो पक्का लास्ट इलेक्शन में था, 1 मिलियन। अब लाहौर में 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन वो वोटर कहां था, वो सपोर्टर कहां था, जिसमें जो कि उन्होंने आना था सिर्फ चंद कदम के फासले पे, क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही थी, कोई रोड ब्लॉक नहीं था सिवाय मीनार पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द, और वो भी इसलिए बंद था कि बसें बाहर से आई थी, बाहर से दीगर अजला से बसें आई थी। और लाहौर की 11 सीटें, 10 लाख भी कम से कम आप वोट बैंक लगाएं। अब जाके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएं और पता चल जाएगा कि कितने वोट लाहौर से उन्होंने लिए थे, 10 लाख वोट। उसके बाद 2 घंटे की सराउंडिंग्स में आप आ जाएं, लाहौर से 2 घंटे की सराउंडिंग, उसमें लाहौर डिवीजन आएगा और लाहौर डिवीजन से आगे एक और डिवीजन आ जाएगा, फैसलाबाद डिवीजन आ जाएगा। अब उसमें फैसलाबाद में 3 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, टोबा टेक सिंह में 2 हैं, ये 5 एमएनए फैसलाबाद और टोबा टेक सिंह से, और 2 घंटे के फासले पे हैं। उसके बाद ननकाना शेखुपुरा से 4 कौमी असम्बली की सीटें हैं और जावेद लतीफ साहब उसमें शामिल हैं, राना तनवीर साहब शामिल हैं, और ये ननकाना शेखुपुरा 4 कौमी असम्बली के एमएनए उनके थे और ये भी 2 घंटे के फासले पे हैं। कसूर ये 2 घंटे से भी कम फासले पे 3 एमएनए, और ओकाड़ा 2 घंटे के फासले पे 4 एमएनए, गुजरांवाला 2 घंटे के कम फासले पे 6 एमएनए, नारोवाल हसन इकबाल साहब 2 एमएनए, सियालकोट में उनके 5 एमएनए, और ये टोटल मिला के 40 एमएनए थे। और 40 में 40 जो एमएनए हैं, अगर इनका 80,000 भी फी एमएनए, या हालांकि ज्यादा लाख तक ले जाते हैं, 1 लाख रुपए, 1 लाख वोट जो है वो हो जाता है, लेकिन हम 80-85,000 भी लगाएं फिर भी इनका वोट बैंक 35 लाख बनता है। तो ये 35 लाख वोट 2 घंटे के सराउंडिंग में थे, तो 35 लाख में वो सारे के सारे वोटर कहां थे? तो ये तो हो गया सिर्फ इस एरिया का, जबकि ये लोग पिंडी से भी आए, खैबर पख्तूनख्वा से भी आए, और अमीर मुकाम साहब लेके आए, जावेद अब्बासी साहब एबटाबाद से लेके आए, गिलगित बल्तिस्तान से आए, बलूचिस्तान से आए, और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से आए। तो ये इतने, और उसके बाद सिंध से ट्रेन आई, जनाब जुबैर साहब और बाकी सब लेके आए, बशीर मेमन साहब लेके आए। तो वो सारे लोग जो हैं ये मिला के ये सिर्फ 2 घंटे लाहौर और उसके गिरदो नवा में ये 35 लाख वोट था इनका। तो 35 लाख वोट कहां था? वो सारे के सारे कहां गए? जो वोटर थे, सपोर्टर थे, वो किधर गए? क्योंकि सिर्फ लाहौर ही निकल आता, लाहौर का भी 10% भी निकल आता, लाहौर का 10% भी, तो भी 1 लाख
جو ہے مینار پاکستان میں صرف لاہوری ہونا تھا، لیکن وہ نہیں تھا، اور وہاں پہ یوتھ نہیں تھی، فیملیز نہیں تھیں، خواتین نہیں تھیں، باہر سے آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی کیا تھا، وہ ایپ بنائی ہوئی تھی، اور 1 to 5 ہنڈا، اور پھر عمرے کے ٹکٹ، اور پھر جنت کے ٹکٹ. آپ نے اسد الرحمان صاحب کا تقریر سنی، آپ نے یہ باقی کچھ اور لوگوں کی سنی جن میں جنت کے ٹکٹ دیے جا رہے تھے، اور 1 to 5 ہنڈا بھی دیا جا رہا تھا، عمرے کے ٹکٹ بھی دیے جا رہے تھے، اور یہ سارا کچھ دیا جا رہا تھا، لیکن وہ جنت کا ٹکٹ بھی کوئی لینے نہیں آیا، عمرے کا ٹکٹ کوئی لینے نہیں آیا، 1 to 5 ہنڈا لینے کے لیے کوئی نہیں آیا، کھابے شابے تو وہ ایک دوسری بات ہے کہ کھانا جو ہے وہ دیا جا رہا تھا. تو یہ ہے سچویشن، تو یہ ہے رزلٹ. تو پھر کہاں گئے وہ سب کے سب؟ اس لیے اب جو رپورٹ گئی ہے، انیشل رپورٹ گئی ہے سب کی طرف سے، طاقتور ترین لوگوں کو جو گئی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب لوگ نہیں آئے، لوگ نہیں نکلے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کا سرکار نے انتظام کیا تھا. میجورٹی وہ تھی، 50%، اس میں سے بھی 50,000 میں بھی 50% وہ تھے جو یہ لے کے آئے بسوں کی صورت میں لے کے آئے، مختلف اضلاع سے لے کے آئے، گلگت بلتستان سے لے کے آئے، خیبر پختونخوا سے لے کے آئے، بلوچستان سے لے کے آئے، سندھ سے لے کے آئے، اور یہ ہے صورتحال جناب. تو اب جو رزلٹ، جو رپورٹ پیش کی گئی ہے، وہ رپورٹ یہی پیش کی گئی ہے کہ جناب کرش عمران خان اور کرش پی ٹی آئی وہ تو فلاپ ہو ہی چکا ہے، اور یہ جو اقتدار میں لانے کا پلان تھا، ری لانچنگ نواز شریف صاحب کی، اور ری لانچنگ مریم صاحبہ کی، اور ری لانچنگ مسلم لیگ نواز کی، اس کو بھی کچھ نہیں ملا. تو یہ ہے وہ سچویشن. باقی آپ نے لائٹیں شائٹیں مار کے دیکھ لیا، بتیاں شتیاں سجا لیں، سب کچھ کر لیا، ڈرون اپنی مرضی کے آ گئے، اپنی مرضی کی فوٹیج دے دی، اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، اس میں کبوتر بھی آ گئے، اس میں جذباتی سین بھی کریٹ کیے گئے، اور سب کچھ کیا گیا. اس میں بہت ساری باتیں فیکچول جو ہیں وہ صحیح نہیں تھیں. مثلا کہا گیا کہ میں اپنے والد صاحب کو نہیں دفنا سکا، اور جبکہ اس وقت پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا، پرویز مشرف صاحب نے فون کیا شہباز شریف صاحب کو، اور ان سے اظہار افسوس کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیں، بے فکر ہو کے آئیں، یہاں پہ اپنے والد صاحب کی تدفین کریں، 10 دن رہیں، 15 دن رہیں، اور اس کے بعد آپ چلے جائیں. میری طرف سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں. انہوں نے مکمل فیسیلیٹیٹ کیا، لیکن وہ نہیں آئے، اور انہوں نے ڈیڈ باڈی بھیج دی، وہ خود نہیں آئے. اور اسی طریقے سے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اس لیے یہ ساری باتیں ایک موجود ہیں اپنی جگہ پہ. تو یہ ہے جناب ری لانچنگ کی حقیقت. اب کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو واپس آنا ہے، یہ از خود یہ کسی کی سیاسی شکست نہیں ہے، یہ کسی اور کی شکست نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہے چیئر، یہ میوزیکل چیئر جو ہے، یہ کب تک پولیٹیکل میوزیکل چیئر کا کھیل جو ہے یہ کب تک چلتا رہے گا. اگر کوئی غلط ہے تو وہ پھر غلط ہونا چاہیے. اب ان کو، نواز شریف صاحب کو، وہ ایک سزا یافتہ ہیں، پیرول پہ رہا نہیں ہے، اور وہ رہا ہیں، اور ان کی ضمانت کوئی قانون موجود نہیں ہے، کوئی ایسا ہے نہیں کہ سزا یافتہ شخص اس طریقے سے پھر رہا ہو. یہ ساری کی ساری باتیں سوچنے والی ہیں جی. تو باقی باتیں یہ میں نے سارا نتائج آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے اپنے بیٹوں سے بالآخر ان کی بات ہو گئی ہے، اور اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے کل اپنے بیٹوں سے عمران خان صاحب کی، اٹک جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ نے بھی انکار کر دیا تھا، اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ انکار کر دیا تھا، پھر ان کو شو کاز نوٹس بھی ہوا، سب کچھ ہوا، اور بالآخر کل جو ہے عمران خان صاحب کی ان کے بیٹوں سے بات کروا دی گئی. یہ فون کال تقریباً 30 منٹ تک جاری رہی. بیٹے کافی جذباتی تھے اور پریشان تھے والد صاحب کے حوالے سے، ظاہر ہونا ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ صرف دعا کریں، اور اسٹرگل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہے جناب اب تک کی صورتحال. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.